हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है ना। और कूलम्स लॉ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है वो अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द टू चार्जेस, द लाइन विच इज ज्वाइनिंग अलोंग देयर सेंटर्स, उसके अलोंग लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विजिबल है, मैं चेक कर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा कि जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला आता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे K की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। और ये K की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इस K की वैल्यू ये जो मैंने दी है ये एयर के लिए, या फिर कह सकते हो फ्री स्पेस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, या फिर वैक्यूम लिखा हुआ है, उसके लिए सही है। ठीक है, करेक्ट, ओके। अब इस K को न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो इसको वैल्यू लिखते हैं 1/4 इप्सिलॉन नॉट, जहां पे ये जो इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं जिसको, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। ठीक है, तो परमिटिविटी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, बट अभी कूलम्स लॉ पे चल रहे थे तो कूलम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। और इसको आगे बढ़ाते हुए हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं, और उस वेक्टर फॉर्म को निकालने के बाद ये समझते हैं कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना क्यों जरूरी होता है, व्हाट इज द नीड, है ना, क्या जरूरत है कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने की। तो सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म को लिखने से, समझाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ओके, 11th में जब आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे होंगे तो आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, यहां पे जो पॉइंट होता है इसको ओरिजिन कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट अगर इसको मान ले, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मान लो ये पी पॉइंट है, ओ के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन होती है इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मतलब जो वेक्टर ओपी होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओके, अगर हम यहां पे क्यू ले, ओ से क्यू तक का जो वेक्टर होगा ओ क्यू, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। मींस पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताता है। ओ इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई वेक्टर एक्सप्लेन करता है तो उसको हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओके, अब अगर हम यहां पॉइंट Q मान लें और PQ लिखें, तो ये जो PQ होता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। अब अगर हमें PQ की वैल्यू लिखनी होती है तो हम वो लिखते हैं सॉरी, जो यहां पे बाद में से ट्रायंगल लॉ से निकाल भी सकते हैं, जो बाद में लिखा हो उसको पहले लिखो और जो पहले पॉइंट लिखा हो उसको बाद में लिखो, दोनों के साथ रेफरेंस पॉइंट लगा दो। यही होता है, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। ठीक है, तो ये बात आई होप समझ में आई होगी। अभी हम पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द विद रेफरेंस पॉइंट O और विद रिस्पेक्ट टू द एनी पॉइंट
कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट ओ लिया है। क्लियर है? तो इतना जानना जरूरी है वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, ऑब्जेक्ट किधर चलेगा? तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि 10 न्यूटन का फोर्स किधर लगाया गया है, आप नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा। तो जहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत हो विद द मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सो ओनली दीज टू कंडीशंस आर नॉट सफिशिएंट कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी रखती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। यही दो डेफिनेशंस, इस दो कंडीशन सही नहीं है। इसके साथ साथ कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तब होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब होगी जब वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस को भी फॉलो करे। जैसे करंट की बात करें तो करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, बट वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं और कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। देखिए, देखो बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया हमने प्लस Q1 मान लो, और यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वेक्टर R मान लो, उसका मैग्नीट्यूड R के बराबर ही है। ठीक है। अच्छा, एक टर्म और होता है, एक टाइप का वेक्टर और होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये सारी चीजें 11th में आपने पढ़ी होगी। जैसे कोई वेक्टर हमें लिखना है a इज द यूनिट वेक्टर, तो उसके ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं। ये सिंबल जो है ये यूनिट वेक्टर का ही सिंबल होता है। ओके, तो यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1, मींस अगर हम मॉड a का मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 आए। ठीक है। तो अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन इसकी खुद की कोई डायरेक्शन जरूर होगी। तो यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 बट आल्सो हैविंग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी उनके पास होगी, मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 1 या यूनिट होगा और उनके पास डायरेक्शन भी होगी। यूनिट वेक्टर्स को हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है, वहां पर हम यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज ए टाइप ऑफ वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, बेसिकली ये ध्यान रखना है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर ए जो होता है वो वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ये 11th क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। ओके, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो, ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के ले लिए, मतलब पॉजिटिव ले लो या फिर निगेटिव ले लो। अगर सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो ये रिपल करेंगे। अब मान लो इसको हमने माना पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो फोर्स ऑन 1, अब इस पे, इस चार्ज पे ये फोर्स लगाएगा किस तरफ, इस तरफ, अलोंग द सेंट्रल लाइन लगाता है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, समझ गए? F12 इज, वेक्टर F12 इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, या फिर आप यहाँ पे Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। Force on charge 1 due to charge 2, as both the charges are same charges, so it will repel. Okay. अब अगर देखो ये 1 पे जो चार्ज रखा हुआ है, 2 पे कोई फोर्स लगाएगा, वो किधर लगेगा, इस तरफ। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, आप लिख सकते हो F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। यहां तक क्लियर होगी चीजें? ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो, अगर हम निकालें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो हो गया 1/4πε0। मान लो ये एयर पे रखे हुए हैं दोनों चार्ज, या फिर के लिख सकते हो इसकी जगह, और इनटू Q1 Q2
अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर कर लें, इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। क्लियर है? यहां तक दिख रहा है सबको? हाँ। तो बेटा यहां पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 की वजह से, तो डिस्टेंस हम 1 से 2 की तरफ लेंगे। तो यहां वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हम डिस्टेंस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट वेक्टर से डिस्टेंस किधर से किधर मेजर करेंगे? 1 से 2। इस बात को ध्यान रखिए, यही वेक्टर फॉर्म है। अब अगर हम इसमें लिखते फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हम यही लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इधर से डिस्टेंस इधर की तरफ लग रहा है ना, तो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, क्योंकि अब हम वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो डायरेक्शन किधर से फोर्स लग रहा है? इस तरफ से, तो डिस्टेंस भी इधर से ही मेजर करेंगे, तो हम लिखेंगे r21 यूनिट वेक्टर। ओके, ठीक है, दिख रहा है यहां तक? क्लियर है? तो एक बार फिर से समझ लो, कुछ भी नहीं, सिर्फ डायरेक्शन को ऐड करना है, और अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन ऐड करना है तो हमें यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम निकालें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसके बीच की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करनी है 2 से 1, तो ये डिस्टेंस की डायरेक्शन है 2 से 2 पे जो चार्ज लग रहा है 1 की वजह से, तो 1 से 2 तक की डिस्टेंस, तो यूनिट वेक्टर 1 to 2, 1 से 2 की डिस्टेंस। अब जब इधर से ये फोर्स निकालेंगे तो यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे 2 से 1, तो ये हो गया। तो ये जो यूनिट वेक्टर हम ऐड कर देते हैं, ये इसकी वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऐड कर देता है। बेसिकली इसको ना ऐड करो तो फिर मैग्नीट्यूड सिर्फ रह जाता है। तो अब एक चीज यहां ध्यान से देखेंगे, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है क्या? डिस्टेंस दोनों की अलग अलग है? नहीं। आपको देखो, चाहे आप r12 कहो, 1 से 2 जाओ या 2 से 1 जाओ, डिस्टेंस तो वही है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, 1 से 2 की डायरेक्शन इधर है, 2 से 1 की डायरेक्शन इस तरफ है। समझ में आ रही बात? तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अगर आप ध्यान से वेक्टर फॉर्म को रिमेंबर करें, तो कोई वेक्टर a, मान लो अगर कोई वेक्टर इधर है, वेक्टर a, तो इसका निगेटिव ऑफ वेक्टर जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इसको सेम डायरेक्शन में करना हो तो हम प्लस लगा लें। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये दोनों डायरेक्शन r21 और r12, जिसे हम कहें r12 वेक्टर जो है वो r21 के बराबर ही है यूनिट वेक्टर, अगर हम माइनस लगा दें, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक इधर था एक इधर था, माइनस लगा दें दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर इज द चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ के बात को? तो अगर आप यहां से ध्यान से समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो वेक्टर F12 है वो F21 के बराबर ही है, बट निगेटिव साइन के साथ, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब कहीं कहीं ये भी आप लिखा देख सकते हो, इसको नोट कर लेंगे। ऐसे भी लिखा देख सकते हो आप कि जो हमने इसमें से किसी को भी लिख सकते हो, F21 वेक्टर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और वेक्टर को इसका हम लिख सकते हैं इस तरीके से, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया था, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ही यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला, इससे ये लिख सकते हो आप। ओके, तो आप अगर इसको सॉल्व करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर r12 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड तो r के बराबर था, डिस्टेंस जो, अगर डायरेक्शन हटा दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r3 r12 वेक्टर। और इसको अगर लिखो ऐसे ही तो F12
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, यही वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर को इलॉबोरेट करके लिख दिया गया है। क्लियर है? अब ध्यान से देखें तो इसको और इसको अगर बराबर करना हो तो ये कंडीशन, ओके, तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको हम रब करते हैं। देखो इंपॉर्टेंस, पहला, इसके बेसिस पे जो इसका F12 और F21 हमने निकाला कि F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, है ना। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि अगर हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करें तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स लगाते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगता है। तो इस पॉइंट से कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से ये क्लियर होता है कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वो एक्सर्ट कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे पर। चलिए, मींस जो कूलम्स लॉ है दैट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। क्लियर? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मींस दो चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। जैसे कि Q1 था और ये Q2 था, तो Q1 जो इस पे फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स Q2 इस पर लगा रहा था। तो टू चार्जेस exerts equal and opposite force according to the vector form of the Coulomb's law। हम कह सकते हैं कि Coulomb's law obeys the Newton's third law, ओके। और हम ये भी इसके इससे ये भी चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्सेस लगते हैं वो along the line joining the center, क्योंकि डिस्टेंस हम सीधी मेजर करते हैं। तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि जो कूलम्स लॉ से ये भी प्रूफ होता है वेक्टर फॉर्म से कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट को जरा एक बार फिर से समझिए कि कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, जहां से हमने ये निकाला कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, मींस कोई भी दो चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे पर लगाते हैं, ओके। समझ में आ रही बात? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन के भी होने चाहिए। अगर अपोजिट साइन के होंगे तब तो अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। तो टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड नेचर विल एक्सर्ट सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सो यू कैन से कि कूलम्स लॉ से हमें ये आइडिया मिलता है कि ये दोनों जो लॉ है, सॉरी, ये जो फोर्स कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा और समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है और उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं डिस्कस करूंगा। कूलम्स लॉ के भी न्यूमेरिकल, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू चार्जेस, उस पे सवाल भी बनता है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखो, रेंज ऑफ कूलम्बियन फोर्स, रेंज ऑफ कूलम्बियन फोर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्मॉल डिस्टेंस से, न्यूक्लियर बेसिस पे जो डिस्टेंस होती है, मींस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, है ना, लेट मी चेक, हाँ, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर टू लार्ज डिस्टेंस 10 टू द पावर 18 मीटर तक
एक्ट करते हैं। ओके, तो जो कोलम्बियन फोर्सेस होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, वो 10⁻⁻15 मीटर जो कि बहुत स्मॉल लेवल है, वहाँ से लेकर 10⁻18 मीटर जो कि बड़ा लेवल है, वहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट करते हैं। ओके, अगर आप कंपैरिजन करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, है ना, तो आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मे बी अट्रैक्टिव अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, और रिपल्सिव। ठीक है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ पे आता है G(m1m2/r²), ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। ठीक है, ये आपने वहां पढ़ा था 11th में, क्लियर है? तो ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। G की वैल्यू की बात करें तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ जो 1/4πε0 आता है जो कि K है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सो बहुत ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, और ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत वीक फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ओके, सो दीज आर सर्टेन सिमिलरिटीज यू कैन से, और कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आज जो बताया वो ये बताया कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको पहले पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताया, और यूनिट वेक्टर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें डायरेक्शन इंक्लूड करनी होती है। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसके साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो। तो वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस हमने जहाँ से जिस तरफ से फोर्स लग रहा था उधर से ही मेजर करेंगे, तो वहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। फिर यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले को, जैसे हमने कहा कि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड से अगर हम वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हमने यूज़ किया। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन हट जाती है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज़ करके हमने ये प्रूव किया कि वेक्टर फॉर्म कूलम्स की क्या है, और उसके बाद वेक्टर फॉर्म से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं कि टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड exert equal and opposite forces, that is Newton's third law, और दूसरा फोर्सेस जो लगते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो along the central distance between the charges लगते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि कंपैरिजन क्या है, इसकी रेंज क्या है। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा, आई होप। कहीं डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। वीडियो अगर समझ में आई है तो लाइक करेंगे। अगली क्लास में बच्चों अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।